जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन विषय का मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर हेमू के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और हुमायूं और शेरशाह के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह चारों ऑप्शन क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760 में, 1764 में, 1762 में, 1765 में। तो कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, शहरयार, सलीम, फिरोज। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इमारतों का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। तो इमारतों का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। और चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, चित्रकला का। यह दोनों चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व का मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्राग, लंदन, जिनेवा, रूस। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, बैकाल झील, टिटिकाका, मृत सागर। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका। तो पंपास घास का जो मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में डाक प्रणाली विभाग की स्थापना कब की गई? 1766, 1854, 1869, 1957 में। कब की गई थी? 1766 ईस्वी में की गई थी। लेकिन 1854 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसका केंद्रीकरण किया गया था, परंतु इसकी स्थापना 1766 में की गई थी, क्लाइव के द्वारा की गई थी। यह सारी चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान कौन सा है? रेलवे है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न पूरे समाप्त हुए। 15 प्रश्न। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए
और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का एक बेहतर मॉडल पेपर मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। हम उन प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जैसे यह प्रश्न 2019, 2024 में और बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। इसलिए ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। भले ही आप अकबर और हेमू लिखते हैं, क्योंकि जो कार्यभार संभाल रहा था वो कौन था? बैरम खान था, क्योंकि अकबर की उम्र उस समय अप्रॉक्स शायद 14 या 15 साल थी, जिसकी वजह से वो युद्ध में भाग लिया था। नाम उसी का था क्योंकि राजा था, लेकिन सेनापति बैरम खान और हेमू लड़ा था और हेमू इसमें जीतने वाला था, हारने वाला नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में तीर लग जाने की वजह से वो क्या हो गया, घायल हो गया। तभी बैरम खान पहुंचकर उसका गला काट देता है, जिससे अकबर की विजय हो जाती है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का जल, थल, वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से तात्पर्य है कि बैंक द्वारा ग्राहकों को उनके घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर वैकल्पिक फोन, एटीएम, कंप्यूटर आदि के द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान करना होता है। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अकबर किस धर्म की स्थापना किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीन ए इलाही धर्म ऐसा धर्म था जिसमें क्या होता था, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को इस धर्म में कलेक्ट किया गया था। और ऐसा प्रथम हिंदू अकबर था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं, और आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या कैसा भी लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था विशेषकर अष्टप्रधान की विशेषता बताइए। और यह प्रश्न 2019, 2022, 2023 में पूछा गया, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी कारगर साबित हो। तो चलिए बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो शिवाजी के राज्य की शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी राजा थे। राजा की सहायता के लिए 8 मंत्रिमंडल था, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान समझ में आया, यह निम्न थे। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। यह शासन देखरेख करता था और राजा की अनुपस्थिति में कार्यभार भी संभालता था। अब बचा आमत्य। आमत्य कौन होता है? वित्त मंत्री। आमत्य वित्त मंत्री राज्य की आय व्यय लेखा जोखा रखता था। मंत्री वाकिया नवीस, यह राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की घटनाओं का विवरण रखता था। सचिव, सचिव को क्या बोला था? चिटनीस। चिटनीस यह राज्य की पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। सुमंत जो होता था वो होता था विदेश मंत्री। इसके बाद में राजा में विदेश मंत्री होता था, विदेश राज्यों का संबंध रखता था। सेनापति सर ए नौबत, सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। इसका कार्य सैनिक की नियुक्ति, संगठन और अनुशासन देखना था। और न्यायाधीश, यह राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था और न्याय व्यवस्था को देखता था। और पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों, दान पुण्य का मंत्री था। मतलब 8 मंत्रियों के कार्य अलग अलग थे, और इनको याद रखिएगा कि किस नाम से बोला जाता है। जैसे पेशवा हुआ, सुमंत हुआ, आमत्य हुआ, चिटनीस हुआ, इसको याद रखिए। सेनापति हुआ, न्यायाधीश हुआ, पंडित राव हुआ। तो मतलब इसको याद रखेंगे तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर अति लघुत्तरी में भी पूछेगा अष्टप्रधान के बारे में बताओ, तो आप बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
तो अकबर ने साम्राज्य की एकता के लिए धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई, जिसने प्रमुख प्रयास निम्न है। उसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। और अकबर का सबसे मोटिव क्या था? कि हम हिंदुओं को मिलाकर रखेंगे जिससे हमारा काफ़ी विकास हो सके। उसने 1564 ईस्वी में हिंदुओं को लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो धार्मिक भेदभाव का प्रतीक था। इबादत खाना की स्थापना कराना। इबादत खाना फतेहपुर में सिकरी में यह निर्माण कराया। इबादत खाना होता क्या था? यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे? अपने अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों के धर्म पर चर्चा करते थे। इबादत खाना बनवाया। उसके बाद में दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना इसलिए की क्योंकि यह किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं देता था, इसीलिए इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की कि सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको इकट्ठा करके एक धर्म बनाया, जिसे क्या कहा गया? दीन ए इलाही। हिंदू ग्रंथों का अनुवाद। उसने महाभारत, रामायण और अर्थवेद हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, जिससे और लोग भी इससे जुड़ सकें, भारत की संस्कृति को समझ सकें। लोकसभा के कार्य शक्तियों का वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न 2020, 2023, 24 में आया। हम उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कई बार पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर कमेंट करके फीडबैक दीजिए, जिससे एक बेहतर मोटिवेशन हमें भी मिल सके, हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर सकें। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। तो लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं? विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? लोकसभा में। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। केवल धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर या अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। और वित्तीय शक्ति, राष्ट्रीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा की स्वीकृति के बिना सरकार कोई कर नहीं लगा सकती है और कोई खर्च नहीं कर सकती है। अगर सरकार को खर्च करना है, कर लगाना है, वो तो कहाँ से पास होगा? लोकसभा से होगा। संवैधानिक शक्तियां, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तात्पर्य बैंक द्वारा ग्राहकों को उनके घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर वैकल्पिक माध्यमों जैसे फोन, एटीएम, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं। ई बैंकिंग की सेवाएं एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको भी याद रखिएगा। यह कंप्यूटर में भी पूछा गया है, साइंस में भी पूछा गया है और यहाँ पर भी याद रखिएगा। सुविधाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट, स्मार्ट कार्ड का प्रयोग, मोबाइल बैंकिंग आदि ही क्या है? ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है। केंद्र सरकार के आय की स्रोत का वर्णन कीजिए। तो केंद्र सरकार की आय का स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के आय के स्रोत के दो मुख्य भाग हैं। दो मुख्य भागों में बांटा गया कर स्रोत। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। इसमें शामिल प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर में आता कौन है? आयकर। कृषि के आय के अतिरिक्त निगमन कर, धन कर, ब्याज कर, सेवा कर, यह सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का मतलब यह समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपने आय को सीधे दे रहा है, सीधे दे रहा है तो क्या प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जैसे जीएसटी हुआ, सीमा शुल्क हुआ, यह अप्रत्यक्ष है। हम लोग दे रहे हैं लेकिन सीधे नहीं दे रहे हैं, हमारी थ्रू कंपनी को जा रहा है, कंपनी किसको पेड कर रही है? सरकार को पेड कर रही। तो क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु सेवा कर, गैर कर स्रोत। यह कर के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त आय है, जिसमें शामिल है सरकारी उपक्रम जैसे रेलवे, बैंक, तेल कंपनियां से प्राप्त आय का लाभांश, राज्य या अन्य देश से दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्ति, करेंसी तथा टकसाल सिक्कों की ढलाई से आय, प्रशासनिक प्राप्ति, फीस, जुर्माना, रजिस्ट्री आदि के द्वारा केंद्र सरकार अपनी आय जुटाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
इलाहाबाद संधि की मुख्य धाराएं शर्तें क्या थी, मतलब इलाहाबाद जो संधि हुई थी इनमें शर्तें क्या थी। तो इलाहाबाद संधि जो हुई थी वह बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। कब? 1765 ईस्वी में। इसके दो चरण थे। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था और मुगल बादशाह ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। मतलब शाही फरमान के जरिए शाह आलम द्वितीय ने यह कह दिया कि अंग्रेजी कंपनियां अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलेंगी। इसके बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। मतलब इलाहाबाद को दे दिया और कड़ा लाकर। इसके अलावा आइए जानते हैं कि दूसरी संधि में क्या हुआ। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई। पहला शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था, दूसरा अवध के नवाब। और नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध जुर्माना के रूप में दिया। मतलब युद्ध भी लड़े और युद्ध का जुर्माना भी किसने दिया? नवाब ने दिया। कंपनी ने अवध की सुरक्षा के लिए नवाबों के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया। मतलब खुद के खर्चे पर सेना रखना स्वीकार किया। नवाब ने कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे दी। मतलब कंपनी को कहा कि बिना कर के यह लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। यह दो संधियां होती है और दोनों संधियों को आप लोग बेहतर तरीके से देख के जाइएगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि उद्देश्य और शर्तें क्या थी? और जो सहायक संधि हुई थी, एक इलाहाबाद संधि हुई थी, दूसरी सहायक संधि। तो आइए सहायक संधि के बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सहायक संधि की नीति अपनाई। मतलब फ्रांसीसियों को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या अपनाई थी? सहायक संधि अपनाई थी। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। इस संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय नरेश राजा को अपने राज्य में कंपनी की एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। मतलब सहायक संधि में क्या होता था? जो राजा होते थे अंग्रेजों की सेना रखते थे, उस सेना के खर्चे के लिए राजा को नगद धन अपने राज्य का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। मतलब जैसे सिराजुद्दौला ने किया था कि मतलब अंग्रेजी सेना भी रखते थे और उनका पैसा भी देते थे। वही सहायक संधि में भी हुआ। भारतीय राजा को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी अधिकारी रेजिडेंट रखना पड़ता था। मतलब एक अधिकारी भी रखना पड़ता था। अंग्रेजों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अंग्रेजों को छोटा सा जगह देना पड़ता था। राजा कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपियन को सेवा में नहीं रख सकता है। मतलब बिना अनुमति के किसी यूरोपियन को सेवा में नहीं रख सकता है। राजा कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि, मित्रता नहीं कर सकता है। मतलब पूरा कमांड किस पर था? अंग्रेज अपने ऊपर ले रहे थे। किसके जरिए? सहायक संधि के जरिए। इसके बदले में कंपनी उस राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करने का वचन देती थी। मतलब अंग्रेज क्या कहते थे? हम आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको कोई आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन आपको इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। सोचिए मतलब क्या दिमाग लगा था। पूरा चाइना वाला दिमाग, जिसे इस समय पाकिस्तान पर चाइना लगा के रखा है ना, वैसे ही कर रहा है। फौजेदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? तो फौजीदारी मामले, यह मामले सार्वजनिक गलतियों, अपराधों से संबंधित होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, रिश्वत, दंगा आदि। इन मामलों में मुख्य उपचार अपराधी को सजा, जेल, जुर्माना देना होता है। यह मामले राज्य सरकार बनाम अभियुक्त रूप से चलाए जाते हैं। और जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले निजी गलतियों, अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित होते हैं, जैसे जमीन जायदाद के झगड़े, पैसा का लेन देन, मजदूर मालिक विवाद। इन मामलों के मुख्य उपचार पीड़ित पक्ष हर्जाना, मुआवजा दिलाना होता है। यह किसका होता है? सिविल केस का काम होता है। यह मामले एक पक्षवादी के बनाम दूसरे प्रतिवादी के रूप में चलाए जाते हैं। मतलब फौजीदारी में चोरी, डकैती ये सब आता है। और जो झगड़ा होता आपसी विवाद, जमीन जायदाद का, पैसे का, मालिक का, यह सभी सिविल केस में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में मुगल काल का स्थापत्य कला और स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? शाहजहां के काल का स्थापत्य काल वास्तुकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके शासन काल में वास्तुकला अभूतपूर्व विकास हुआ। इनकी इमारतों में भव्यता, संगमरमर और कुशल प्रयोग, पितृदुरा संगमरमर पर रत्न की जड़ाई शैली बेहतरीन प्रदर्शन दिखता है। प्रमुख इमारतें इन्होंने क्या बनाया? आगरा का ताजमहल बनवाया। अपनी
पत्नी मुमताज की याद में। दिल्ली का लाल किला बनवाया, यह दीवानी ए आलम दीवानी ए खास में शामिल है। दिल्ली का जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक था, इन्होंने निर्माण कराया। इसके अलावा आगरा की मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित मयूर सिंहासन, तख्त ताउस, बहुमूल्य रत्नों और कोहिनूर से हीरो से जड़ा हुआ था, यह सभी इन्होंने करवाया था। जो मतलब कुल मिलाकर स्थापत्य का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए, और यह अंतिम क्वेश्चन है। तो उच्च न्यायालय के राज्य के भीतर शीर्ष न्यायिक निकाय होता है। इसके प्रमुख कार्य और शक्तियां निम्नलिखित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में शुरू हो सकती है, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसकी सुनवाई सीधे कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी। रिट जारी करना है। वसीयत, विवाद, तलाक, कंपनी कानून आदि से संबंधित मामले अपील क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों जैसे जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाता है। मतलब जो उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय हैं, उन्होंने कुछ न्याय दे दिया तो उसमें फेरबदल कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय कर सकता है। उस पर विचार करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को है। यह दीवानी और फौजीदारी दोनों मामलों में अपील सुना सकता है। यह दीवानी भी देखता है और फौजीदारी भी देखता है। रिट जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिवेदन, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छा जैसी रिट जारी कर सकता है। अधिरक्षण की शक्तियां उच्च न्यायालय में अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज का अधिकरण और नियंत्रण करता है। मतलब जो भी जिला स्तर पर है न्यायालय है, उन पर कामकाज पर देखरेख कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। न्यायिक पूर्वालोकन, उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी कानून या कार्य आदेश संवैधानिक की जांच कर सकता है। मतलब भारत का कोई भी आदमी हो, उसकी जांच पड़ताल कौन करा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करा सकता है। और इसी के साथ टोटल 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का बेहतर मॉडल पेपर मिलेगा। इसके